नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हमने जो है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक प्रारंभ की है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की बुक में हम वही पाठ पढ़ेंगे जो अब नए सिलेबस में है, यानी जो नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, यानी आप चाहते हैं कि ये जो क्लासेज है वो कंटिन्यू रहे, पूरा सिलेबस मैं कराऊँ, तो आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं आपको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आई। कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज हम अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है सामाजिक का, देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जो पाठ हम शुरू कर रहे हैं स्वर्णिम भारत 1206 से प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इस पाठ में देखो ये यहाँ पर है, ये टॉपिक ये 5 नंबर का है। तो इसमें देखो इस बार हटाए गए सिलेबस में एक तो जो महाजनपद काल है और राजस्थान के मुख्य जनपद है, इनको हटाया गया है। इसके अंतर्गत है शुंग वंश से, सातवाहन वंश से और आपके चोल वंश, चालुक्य, पल्लव, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट साम्राज्य और ये बाह्य आक्रमण, आत्मविस्कारी, हूण, सुख, कुषाण, इनको हटाया। यहाँ पर सिर्फ आपको इस पाठ में एक तो मौर्य काल पूरा और एक आपके गुप्त काल और एक वर्धन काल, सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं इस पाठ में से। इन 3 में से ही प्रश्न आएंगे, यानी ये 3 ही हम इसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस पाठ में मौर्य वंश की, जो कि आपको पेज नंबर आपके राजस्थान के जो महाजनपद है उसके तुरंत बाद मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ है मौर्य वंश। चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश को। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ। यानी 16 जो महाजनपद है, वैसे महाजनपद आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन 16 महाजनपद जो है इनमें एक महाजनपद था मगध महाजनपद। कौन सा था? मगध महाजनपद, जो माना जाता है सबसे शक्तिशाली या सबसे बड़ा महाजनपद भी ये माना जाता है। इसका जो साम्राज्य के रूप में आविर्भाव का मतलब इसका उत्पत्ति हर्यक वंश के समय, यानी हर्यक वंश है इसके समय हुआ था। कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, यानी कालांतर यानी बाद में जो मगध महाजनपद या मगध साम्राज्य है इसने पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, अब यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो देखो ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज शासन पर नंद का एक विलासी राजा घनानंद शासनारूढ़ था। यानी 326 के आसपास की बात है। मगध का जो राज शासन था उस पर नंद वंश, यानी अंतिम मतलब मौर्य वंश से पहले जो अंतिम शासक होता है वो नंद वंश होता है, और इसका एक विलासी शासक था, यानी भोग विलासी था, मतलब दुष्ट टाइप का शासक था, वो था घनानंद। वो उस समय उस पर गद्दी पर बैठा था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर शासक था, यानी पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर का जो भारत है वो सिकंदर शासक था। यानी उस समय जो सिकंदर था उसने वहाँ पर आतंक मचा रखा था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी, यानी जो प्रजा थी मगध की वो घनानंद से बहुत ही पीड़ित थी। असाई कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे, यानी उसने बहुत जो है असहाय, यानी असहाय का मतलब होता है जो सहन्य हो, ऐसा उसने कर भार लगा रखा था, यानी इतनी प्रकार की टैक्स अपनी जनता पर लगा रखे थे जिससे जनता जो है नाराज थी। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेश आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। यानी उस समय जनता को एक ऐसी व्यक्ति की मांग थी जो एक तो विदेशी आक्रमण से जो उत्पन्न संकट है, यानी जो सिकंदर का संकट है, इसको भी दूर करे और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श स्थापित करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना। और इसी पर जो है भारत की जो राजनीतिक नवमंडल यानी आकाश में एक सितारा प्रकट हुआ जो था कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त, और एक नवीन राजवंश स्थापित हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका शासनकाल है 322 से 298 ईसा पूर्व। अब आपको ये याद रखना है कि ईसा पूर्व से जो सन है ईस्वी के बाद जो सन लिखे जाए वो तो सीधे लिखे जाए, जैसे 2000 से 2020 आएगा,
लेकिन ईसा पूर्व सन ऐसी लिखी जाती थी 322 से 298, यानी पीछे सन लिखी जाती थी। ठीक है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यानी चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के गुरु थे, उनकी सहायता से अंतिम जो शासक था नंद शासक घनानंद, इसको पराजित करके 25 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय यानी बहुत बड़े स्तर पर विजय अभियान किया और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, यानी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा और उस भारत का शासक बना। 305 ईस्वी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। यानी उस समय का जो यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया। और वैसे ये सेल्यूकस निकेटर जो है वो जो सिकंदर था उसका सेनापति था। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिमी क्षेत्रों से दे दिया। यानी जब इनकी संधि हो जाती है तो सेल्यूकस ने क्या किया कि चंद्रगुप्त से कहा कि आप मुझे 500 हाथी दे दो। यानी 500 हाथी ले लिए और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी का पश्चिमी क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को दे दिया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया। यानी सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री विवाह कैसे करता है, चंद्रगुप्त से करता है। मैक्सथनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा और सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करता है, जो कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और अपने जो राजदूत है मैक्सथनीज उसको चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग शामिल थे। यानी अगर आप चंद्रगुप्त के साम्राज्य की बात करो तो उसमें क्या क्या शामिल था, काबुल शामिल था, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग। यानी ये मानो कि भारत से लेकर अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त का शासन था। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुर्दानूर से ये विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। यानी तमिल जो ग्रंथ है, ये दो ग्रंथ है, एक तो अहनानूरू, एक मुर्नानूरू। इससे ज्ञात होता है कि जो चंद्रगुप्त है इसने दक्षिण भारत तो साउथ इंडिया है जिस पर आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली। यानी वृद्धावस्था में जब चंद्रगुप्त बूढ़ा होता है तो उसने क्या किया, भद्रभाव जो जैन साधु होता है उसे जैन धर्म की शिक्षा ली। उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास कर अपना शरीर त्याग दिया। और जब उनकी मृत्यु होती है वो कर्नाटक का मैसूर कर्नाटक है, श्रवण बेलगोला स्थान है, वहाँ पर उसने जो है 298 ईस्वी में उपवास रखकर अपना शरीर त्याग दिया। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। और आज हमें इसको इतना ही देखेंगे क्योंकि ये जो पाठ की शुरुआत है आज हमने इतना बढ़ा दिया, तो दोबारा इसको ज़रूर देखना, रिपीट करना। इसमें रिपीट में आपको बस ध्यान रखना है चंद्रगुप्त जो है प्रथम जो सम्राट है कौन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य। कब बनता है, 322 ईसा पूर्व में 25 वर्ष की आयु में वो शासक गद्दी पर बैठता है। 305 में उसका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। उसके बाद संधि होती है, संधि में उसने क्या क्या दिया, उसकी पुत्री का विवाह होता है, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह इसके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसका राजदूत आता है मैक्सथनीज। इसके अलावा इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से था, काबुल से लेकर जम्मू कश्मीर तक था। और इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये पूरा जो है मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया, आप इसको देख लेना। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इस प्रकार अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे मतलब मैंने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके और किताब को पढ़ाई, ऐसे अच्छा लगा है तो ऐसे पढ़ा देंगे। और अगर आपको बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड है मेरे पास, वाइट बोर्ड के ऊपर अगर आपको पढ़ना है तो बिंदुसार जो अगला टॉपिक आएगा बिंदुसार, उसको हम वाइट बोर्ड पर डिस्कस कर लेंगे कल। उसको भी आप देख लेना वाइट बोर्ड पर, अगर अच्छा लगे तो वाइट बोर्ड पर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहे स्वस्थ रहे।